आप सभी सुधी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। हिंदी में हम जैसे बिरजित खान कंधार के मैदान में अपनी भेड़ों के साथ जंगल, खेत, दर्रों और पहाड़ों में भटकता अपनी ही भाषा के भूगोल में बिरजित खान। जहाँ तक हम जानते हैं कि उदय प्रकाश सूचनाओं को केंद्र में रखकर अपनी कविताएं लिखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं और बिरजित खान कविता भी अफ़गानिस्तान में हुए अमेरिकी बमबारी में जो गणेरिया फंस जाता है और अपनी रक्षा करने के बजाय वो अपने भेड़ों बकरियों के बारे में सोचता है, उसके लिए चिल्लाता है, पुकारता है। उदय प्रकाश जी कहते हैं कि हिंदी में ठीक हम भी उन्हीं बिरजित खान की तरह ही है जो अपनी भाषा को लेकर चिंतित है और लगातार प्रयास करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिरजित खान हैं वो उदय प्रकाश तक आते आते एक ऐसे प्रतीक या रूपक के रूप में उभर कर सामने आता है जो हिंदी वालों को केंद्र में लाकर खड़ा करता है। हिंदी वालों से मेरा मतलब उन लोगों से है जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी को समझते हैं, हिंदी भाषी हैं या अहिंदी भाषी हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि जिस किसी व्यक्ति का हिंदी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध है वो भी इस बिरजित खान कविता के केंद्र में आता है और उनकी भाषा हिंदी है। मैंने हिंदी में हमको 3 बिंदुओं के रूप में देखने का प्रयास किया है। पहला साहित्य, दूसरा समाज और तीसरा सत्ता। साहित्य की जब हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न ये उठता है कि साहित्य में रचनाकार, लेखक और पाठक 2 लोग सामने उभर कर आते हैं। तो पहला प्रश्न यही मन में उठता है कि एक अच्छा लेखक, एक सच्चा लेखक कैसा होता है या फिर कैसा होना चाहिए। उदय प्रकाश अपनी कविता में लिखते भी हैं कि कवि के जीवन में होती है इतनी कविता कि दिखाई नहीं पड़ता जीवन। कवि की कविता में होता है इतना जीवन कि दिखाई नहीं देती कविता। यानी कि एक सच्चे कवि के अंदर जो कवि जी रहा है, अनुभव कर रहा होता है, उन्हीं चीज़ों को, यथार्थ को सामने लाने का प्रयास करता है, लिखता है। और इसी यथार्थ बेबाकी के साथ ही एक कवि सच्चा कवि बनता है। क्योंकि सच्चे कवि के अंदर सच कहने की एक ताकत होती है, क्षमता होती है। ये तो हम एक कल्पना करते हैं कि एक हमारे अनुसार एक कवि कैसा होना चाहिए, एक लेखक रचनाकार कैसा होना चाहिए, लेकिन इसके इतर मेरे मन में सवाल उठता है कि हम इस सच्चे कवि, सच्चे लेखक, रचनाकार को बचाने का कितना प्रयास करते हैं, उनकी रचनाओं को संजोने का कितना प्रयास करते हैं। हमें इससे मतलब नहीं होता है कि सिर्फ ये दायित्व तो केवल लेखक रचनाकार का नहीं होता है कि वो यथार्थ की बातों को रखे, चीज़ों को समझाए और हम यूं ही उसे पढ़कर आगे बढ़ते चले जाएं या फिर उसकी ही क्षति करें। क्योंकि जब उदय प्रकाश लिखते हैं कि हिंदी में हम जैसे बिरजित खान कंधार के मैदान में, और अंत में वो कहते हैं कि अपनी ही भाषा के भूगोल में हम सब बिरजित खान, यानी कवि प्रत्येक व्यक्ति को बिरजित खान की संज्ञा प्रदान करते हैं। वो चाहे लेखक हो, रचनाकार हो, पाठक हो या फिर आलोचक हो या फिर कोई संपादक या फिर पब्लिशर, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि सबका दायित्व तो होता है कि हिंदी को बचाने का प्रयास निरंतर करते रहें। जैसे उसमें एक जिक्र करते हैं कि हिंदी क्षेत्र में जो भी बिरजित खान जो सत्य की बातें रखता है, यथार्थ रखता है, वो धीरे धीरे आगे चलकर एक वर्जित खान बन जाता है। यानी कि हम उस व्यक्ति को या तो सह नहीं पाते हैं, उसके सत्य को हम सह नहीं पाते हैं, तो हम उसको साहित्य से ही बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। उदय जी ने ये कविता शैलेंद्र मटियावी जी को समर्पित किया है। उनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक जगह प्रसंग मिला कि शैलेश जी ये कहते हैं कि जब वो पाठकों के बीच अपनी पहचान बनाने लगे थे तो हंस के संपादक राजेंद्र यादव ने उनके खिलाफ संपादकीय में कुछ बातें लिखकर उनको निष्कासित करने का प्रयास किया और किया भी।
यानी कि एक लेखक रचनाकार जो बातों को रख रहा है तो उसके अपने लोग जो हिंदी क्षेत्र के लोग हैं वही उनको अपने समान रूप में, अपनी समानता में स्थान देने का प्रयास नहीं करते हैं, उसे बाहर निकालने लगते हैं। तो क्या हम इस रूप में हिंदी में हम हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम एक साहित्य की दृष्टि से हिंदी में इसी रूप में विद्यमान हो रहे हैं या होते चले जा रहे हैं। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपसी रंजिश से एक भाषा की क्षति होगी और भाषा में किसी लेखक रचनाकार का मरना एक सभ्यता का मरना होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भाषा कवि, लेखक, रचनाकार और पाठकों से ही बनती है और बचती है। दूसरा, मैं जब समाज की बात करने के लिए सोच रहा हूँ कि सामाजिक स्तर पर हिंदी की क्या स्थिति है, किस रूप से हम देखते हैं, तो मेरे सामने एक प्रसंग आता है। मैं हाल फिलहाल ही एक फेसबुक पोस्ट ही देख रहा था, तो उसमें एक पाठक ने एक इतिहासकार के पोस्ट पर ये लिखा कि मैंने आपकी किताब ब्राह्मण देखकर खरीदी, पढ़ी, लेकिन बाद में आपके पोस्ट और लेखन को देखकर मुझे खुद से नफरत हो गई कि आप ब्राह्मण के नाम पर कुलद्रोही है। लेखक ने इसका अच्छा रिप्लाई भी किया, कहा भी कि अगर जाति पाति को देख करके आप पुस्तक पढ़ेंगे, व्यक्ति को तौलेंगे, तो फिर अंत ऐसा ही आएगा। यानी कि पाठकों में ये खेमा बना हुआ है कि हम उसी लेखक को पढ़ेंगे जो मेरे अनुसार रुचिकर है या फिर जो मेरे जाति का, वर्ण का या फिर धर्म का है। कुछ ऐसे, मैं सभी पाठकों को नहीं कर रहा हूँ, कुछ पाठक ऐसे भी होते हैं जो साहित्य को साहित्य समझ कर ही पढ़ते हैं और देखते हैं, लेखकों पर नहीं जाते हैं। तो ऐसे पाठकों की मानसिकता के साथ ही हिंदी धीरे धीरे उनके रूप में बनने का प्रयास बन जाएगी, यानी हिंदी उस रूप में आगे बढ़ेगी। सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता हमारे सामने दो तरह से हम सत्ता को देख सकते हैं। एक तो अकादमिक सत्ता और एक राजनीतिक सत्ता। दोनों सत्ताओं के पास शक्तियाँ अपार है और ये कहा या हम जानते हैं कि शक्ति का हमेशा दुरुपयोग ही होता आया है। शक्ति जितने सकारात्मक रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं, हम वो न करके नकारात्मक रूप में उसका प्रयोग करते हैं, जिसका उदाहरण हमें कविता में खुद ही मिलता है कि जैसे बामियान में बुद्ध, जैसे नजफ़ में तितली, जैसे दजला में फूल, फरात में कश्ती और गुजरात में वली दकनी। यानी कि धार्मिक रूप से हिंदी उर्दू के भेदभाव को लेकर वली दकनी के मज़ार को तोड़ा गया था। ठीक उसी प्रकार बुद्ध की जो प्रतिमा थी उसको तालिबान का शासनकाल जब लगा वहाँ पर, तो उन्होंने उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया और ध्वस्त किया भी। तो यानी एक हम बुद्धि का जो प्रतीक है, ज्ञान का जो प्रतीक है, भाषा का जो प्रतीक है, उसको हम तोड़कर मरोड़कर पेश करने का प्रयास कहीं न कहीं करते हैं। यानी हमारी जो भाषा है, हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, उसको लोगों पर थोपने का प्रयास करते हैं। तो ये जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक हम हिंदी में उसी रूप से विद्यमान रहेंगे जिस वजह से अपनी सोच को हम बना रहे हैं। और सकारात्मक पक्ष भी इसका है। हम बंगाल का ही उदाहरण लेंगे। अभी हाल फिलहाल में ही मैं बीएड कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि बीएड इससे पहले अंग्रेजी भाषा में उसका प्रश्न का उत्तर देना पड़ता था बंगाल में, लेकिन हाल फिलहाल ही हमें ये अवसर भी मिला कि हम हिंदी में प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये सारी गतिविधियाँ अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए होती है, लेकिन इसी माध्यम से कुछ भला तो हो रहा है, बदलाव तो हो रहा है। तो हमें उस सकारात्मक पक्ष पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है, और मैं अंत में कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक बिरजित खान है। अब ये तय हमें खुद करना है कि हमारे अंदर कौन सा बिरजित खान है, सकारात्मक बिरजित खान या नकारात्मक बिरजित खान। और यही बिरजित खान हमें बताएगा कि हिंदी में हम हैं या हम में कुछ हिंदी है। धन्यवाद।